जाएगी। हाँ हो गया ना। हाँ। आप घूम के आना, उसके बाद इसको ये बंद कर देना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का DPBS कॉलेज के YouTube चैनल का जो आभासी प्लेटफॉर्म है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग ये चर्चा करेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग DPBS कॉलेज अनूप शहर। आज हम लोगों का उद्देश्य है आज की चर्चा का, वो यह है कि हम लोग जो BA प्रथम वर्ष, आपको पता होगा कि NEP 220 के बाद से जो BA का पाठ्यक्रम है वह 3 वर्षों की जगह अब 6 सेमेस्टर में विभाजित हो गया है। और जब आप इंटरमीडिएट के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे BA के पाठ्यक्रम में, तो प्रथम सेमेस्टर में आपका प्रवेश होगा। और हिंदी विषय की हम बात करें तो हिंदी विषय में जो पहला सेमेस्टर है उसका जो टाइटल है हिंदी काव्य है। हिंदी काव्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या कुछ है हमें सीखने के लिए इस जो प्रथम सेमेस्टर का है, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके अलावा हम लोग कुछ सहायक किताबों पुस्तकों की भी बात करेंगे। और तो आज हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पेपर कोड की बात करते हैं। तो A0, 10, 10, 1T ये पेपर कोड है। और पेपर का जो टाइटल है, कोर्स का टाइटल है हिंदी काव्य है। हिंदी काव्य के अंतर्गत आपको पता होगा कि साहित्य गद्य और पद्य दो भागों में विभाजित होता है। काव्य के अंतर्गत हम पद्य की बात करते हैं और गद्य के अंदर हम निबंध, नाटक, कहानी इत्यादि की बात करते हैं। तो जब हम काव्य की बात करते हैं, हिंदी काव्य की बात करते हैं, तो हिंदी काव्य को हम लोग पढ़ेंगे। ये पहले सेमेस्टर में जो है पढ़ाया जाएगा आपको। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारूप क्या है। देखिए, क्रेडिट 6 है, इसमें 6 क्रेडिट्स का होता है। और इसमें जो मिनिमम पासिंग होती है वो 10+30 है। मतलब जो मार्क्स है, टोटल पूर्णांक होता है 25-75 का होता है। मतलब 25 आपकी इंटरनल परीक्षा होती है जो कॉलेज में होती है, आपकी विश्वविद्यालय में इसके अंक जुड़ते हैं परीक्षा में, लेकिन ये 25 अंक का होता है जो आपके डेली अटेंडेंस, डेली महाविद्यालय में आने पर, क्लास करने पर और विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटियाँ समय समय पर होती हैं उनके आधार पर, और एक परीक्षा होती है इंटरनल और जो भी इसकी मौखिक होती है उसके आधार पर ये 25 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। जो ये 75 अंक हैं इसका अलग से विश्वविद्यालय परीक्षा लेगी, और तो ये 100 का हो जाएगा टोटल, 25 और 75। अब ये 25 में कम से कम आपके 10 होने चाहिए और 75 में से कम 30 होने चाहिए आपको पास होने के लिए। ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी 25 में से 22 पा जाए तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है 8 पा के 30 हो जाएगा और पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दोनों में अलग अलग आना पड़ेगा। मतलब कम से कम इसमें 10 से कम ना हो और इसमें 30 से कम ना हो, तभी आप उत्तीर्ण होंगे। एक बात। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि इसमें पाठ्यक्रम में है क्या क्या। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली यूनिट है, आपकी पहली इकाई है। 8 यूनिट्स में डिवाइड है आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो 8 इकाइयों में विभाजित है। जो पहली इकाई है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकाल। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो NEP 220 है, NEP 2020 है, वो केंद्रित है मुख्य रूप से। वो उसका एक महत्वपूर्ण जो एक उद्देश्य है वो यह है कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, प्राचीन भारतीय जो ज्ञान परंपरा है जिसको IKS कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उससे विद्यार्थियों को जो है उसके बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना। हम कौन थे। आपने मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ी होगी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो हम क्या थे इसको बताना IKS का उद्देश्य है। IKS के माध्यम से, इंडियन नॉलेज सिस्टम के भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञान के माध्यम से हम विद्यार्थियों में ये भावना विकसित करते हैं कि आपके जो पहले थे, जो आपका जो पूर्वज रहे हैं वो कैसे रहे हैं और
तो इसको हम ताकि वो अपनी संस्कृति या अपनी भारतीयता पर गर्व की अनुभूति कर सकें। तो इसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये जो पहली यूनिट में आता है आपका। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम देखेंगे सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। इसके बाद जब ये कुल मिला के ये जितना है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो, नाथ और जो लौकिक साहित्य है, ये आपके आदिकाल के अंतर्गत या वीरगाथा काल के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसी यूनिट में हम आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। तो भक्ति आंदोलन का उदय और उसके कारण ये हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अपने प्रथम यूनिट में ही। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार। जो भी इसके संप्रदाय हैं भक्ति आंदोलन के अंतर्गत, उनका वैचारिक आधार क्या था, चाहे शुद्धाद्वैतवाद हो, चाहे द्वैतवाद हो, चाहे अद्वैतवाद हो, सभी के बारे में, प्रवर्तकों के बारे में और उनका क्या दर्शन था, इसको हम लोग, उनका सैद्धांतिक आधार क्या था, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद निर्गुण और सगुण। भक्ति काल में दो प्रमुख शाखाएं हैं, आप देखेंगे दो धाराएं हैं मुख्य रूप से, निर्गुण और सगुण, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। और उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण के अंतर्गत हम देखते हैं ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो इनका भी हम लोग विस्तृत अध्ययन हम लोग अपने प्रथम इकाई में ही करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो है रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियां, परिप्रेक्ष्य, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद। इसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त प्रमुख कवि और काव्य। अब देखेंगे इसके बाद हम देखते हैं, जब हम भक्तिकाल को पढ़ लेते हैं फिर हम रीतिकाल में आते हैं। और रीतिकाल के मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं। एक होता है आपका रीतिसिद्ध, एक हो गया रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त। हम तीनों के बारे में विद्युत पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन से कवि शामिल हैं और रीतिबद्ध किसे कहते हैं, रीतिसिद्ध किसे कहते हैं, रीतिमुक्त किसे कहते हैं, इसको हम लोग विद्युत पढ़ेंगे। और उनमें किन किन कवियों को शामिल किया जाता है और उनकी रचनाओं को, ये हम लोग विद्युत पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपकी इकाई प्रथम में। द्वितीय इकाई की अगर हम बात करें तो द्वितीय इकाई के अंतर्गत रीतिमुक्त प्रमुख कवि और उनका काव्य। तो रीतिमुक्त के अंतर्गत हम देखते हैं सेकंड यूनिट में क्या क्या आ जाएगा। तो रीतिमुक्त में आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। अब इसमें देखिए आधुनिक काल आ जाता है लगभग। अब इसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण। अब रीतिमुक्त कवि और उनका काव्य यहाँ तक जो है प्रथम यूनिट में हो गया। रीतिमुक्त में आपके घनानंद वगैरह आ गए, गोदा वगैरह। अब द्वितीय इकाई पढ़ेंगे आधुनिक काल, मतलब प्रथम इकाई में रीतिकाल तक हमने पढ़ लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आगे हम पढ़ेंगे जो द्वितीय इकाई है आधुनिक काव्य का इतिहास। आधुनिक काव्य के इतिहास की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण और प्रवृत्तियां। देखिए आधुनिक काल में भी काफी विवाद हुआ था कि आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल रहेगा, शुक्ल जी ने कहा कि नहीं गद्य काल रहेगा, किसी ने कहा वर्तमान काल रहेगा। तो ये भिन्न भिन्न जो नामकरण पर बातचीत हुई थी, तो उनके नामकरण, उनकी प्रवृत्तियां। उसके बाद हम देखते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण। 1857 की क्रांति के बाद देश में जो एक हवा बदली और उसका साहित्य पर भी पूरा प्रभाव पड़ा। तो हम लोग इसको 1857 की क्रांति के आलोक में देखेंगे कि साहित्य में क्या साहित्य में क्या जो है परिवर्तन आया उसके सापेक्ष, उसी के समानांतर। उसके बाद देखिए हिंदी नवजागरण को हम लोग समझेंगे और उसमें भारतेंदु जी की योगदान को। तो हिंदी नवजागरण और भारतेंदु, इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। और आप देखेंगे 1857 की जो क्रांति होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म होता है, जो कि आधुनिकता के पितामह माना जाता है, उनका 1850-80 में होता है। तो लगभग 1857 की क्रांति के बाद का जो समय है वो भारतेंदु जी का एक तरह से समय है। तो भारतेंदु जी का योगदान हम लोग पढ़ेंगे। द्विवेदी युग, मुख्य रूप से सरस्वती पत्रिका और कविवचन सुधा पत्रिका, इससे पहले जो इन सब का अध्ययन करते हुए। और उसके बाद हम छायावादी प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। छायावादी काव्य के कौन कौन से स्तंभ हैं, 4 स्तंभ के बारे में, उसके अलावा उनकी रचनाएं और कैसे इसमें जो है
दर्शन है, कैसे इसमें जो है छायावाद क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग छायावाद की प्रवृत्तियों के अंतर्गत अवदान के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर छायावाद की वैचारिकी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता और प्रमुख कवि उनकी रचनाओं को और उनकी विशेषताओं को, साहित्यिक विशेषताओं को हम लोग द्वितीय इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। तृतीय इकाई की अगर हम बात करें तो तृतीय इकाई के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन कवियों को। अब देखिए, पहली इकाई और दूसरी इकाई में हमने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को खंगाल डाला। उसके बाद हम देखेंगे अब हम विशिष्ट जो है कालखंड में आकर विशिष्ट कवियों की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। जब तक हम विशिष्ट कवियों की विशिष्ट रचनाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उस कालखंड की प्रवृत्ति को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, जैसे कि महत्वपूर्ण कवियों में, आदिकालीन कवियों में सबसे पहले जो नाम आता है वो मैथिल कोकिल विद्यापति का आता है, जिन्हें अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और विद्यापति, अब विद्यापति की हम बात करें तो विद्यापति की रचना, जो प्रमुख रचना है पदावली, जिसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण। इसमें देखिए राधा जी की वंदना है, श्री कृष्ण प्रेम है और राधा प्रेम है। उसके बाद हम गोरखनाथ जी को पढ़ेंगे, तो गोरखनाथ जी की गोरखवाणी है, जिसका संपादन किसने किया, पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने किया है, गोरखवाणी नाम से। तो इसकी जो संख्या है पदों की वो 2, 4, 7, 8, 16 ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखें अमीर खुसरो को हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हें तोताए हिंद कहते हैं, तूतीय हिंद या तोताए हिंद भी कहते हैं अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अमीर खुसरो, अब कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने जो है वो खुसरो के काव्य में या खुसरो के साहित्य में मिलते हैं। तो खुसरो को जो हम पढ़ेंगे तो इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में पढ़ें, समझेंगे। इसके बाद इनकी कव्वाली और गीत, दोहे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। गोरी सोवे, खुसरो रैन, देखन में, चकवा चकवी, शेष सुनी, ये इनकी कुछ रचनाएं देखेंगे। उसके बाद आती है हमारी चौथी इकाई। चौथी इकाई की जब हम बात करेंगे तो चौथी इकाई के अंतर्गत हम लोग भक्तिकालीन निर्गुण कवियों को पढ़ेंगे। तो भक्तिकालीन निर्गुण कवियों में सबसे पहले आते हैं कबीर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान। और कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। तो कबीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आप लोग इंटरमीडिएट में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कबीर बहुत ही ज़्यादा सहज हैं और कठिन भी हैं। कबीर से सरल कुछ नहीं है और कबीर से कठिन भी कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत छोटी कक्षाओं से ही कबीर को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कबीरदास, इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। इसमें गुरुदेव के अंग, जिनमें पहला, छठा, 11वां, 17वां और 20वां जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विरह को अंग, इसमें चौथा, 10वां, 12वां, 20वां, 33वां दोहा। फिर मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी संपादक आचार्य रामचंद्र, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मानसरोधक खंड है जो मौत का, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 से 6 पद तक। इसके बाद भक्तिकालीन कवियों की अगर हम बात करें तो सूरदास जी को हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास में भ्रमर गीत सार, इसमें भ्रमर गीत सार में जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र जी। तो सूरदास जी को भ्रमर गीत सार को पढ़ेंगे। इसकी पद संख्या 7, 21, 23, 24 और 26 उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्तिधारा के जो है एक प्रतिनिधि कवि हैं। सगुण भक्तिधारा में जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं और सगुण भक्तिधारा के जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। तो हम जब गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ेंगे, हम तुलसीदास को पढ़ें और श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण की कृति है श्री रामचरितमानस। तो जो गीता प्रेस गोरखपुर से है, इसमें अयोध्या कांड की जो दोहा 28 से 41 है, इनको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवि। ये अयोध्या कांड के दोहे हैं। इनमें दशरथ का विलाप और कैकेयी का अपने वचन मांगना, 2 वचन जो है उनके वो मांगना, और राम का वनवास जाना और दशरथ की मृत्यु, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन 28 से 41 दोहों में आप लोग पढ़ेंगे।
इसके बाद आता है आपका छठी इकाई है रीतिकालीन कवि। रीतिकालीन में सबसे पहले पढ़ेंगे केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, जो कि देव ने कहा है। तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं कि कवि को दे न चाहे विदाई, वो पूछो केशव की कविताई। तो केशव की चूंकि काव्य कठिन है, कि रामचंद्रिका बहुत ही कठिन है, तो रामचरितमानस के जो है इन्होंने प्रतिस्पर्धा में इसको एक ही रात में लिखा था, केशवदास ने रामचंद्रिका को। तो इसमें केशवदास वैसे भी बहुत कठिन है, तो माना जाता है केशव कठिन काव्य की प्रेत, और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। तो केशवदास की कविप्रिया है, तो प्रिया प्रकाश जो कि लाला भगवान दीन के द्वारा है, तरतीब प्रभाव 1, 2, 4 और 5 इसके पद हैं। उसके बिहारी लाल में बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर का है। तो ये बिहारी के कुछ दोहे पढ़ेंगे, प्रारंभ के 10 दोहे। फिर घनानंद आपके रीतिमुक्त का विधारा के अंतर्गत आ गए। तो घनानंद ग्रंथावली जिसका संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सुजान एक पहला, चौथा और 7वां दोहा पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः जो है घनानंद में हम देखेंगे कि इनकी जो प्रेमिका है सुजान, उससे इनका जो प्रेम है, और वो और उसी के मध्य जो प्रकारांतर से कृष्ण के प्रति इनका प्रेम है। इसमें सुजान के 2 अर्थ हैं। तो सुजान का अर्थ जो है वो इनकी प्रेमिका है सुजान, और दूसरा सुजान का अर्थ श्री कृष्ण के अर्थ में भी है, सुंदर ज्ञान के अर्थ में भी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है आपकी 7वीं इकाई। 7वीं इकाई में आधुनिक कालीन कवि। आधुनिक कालीन कवि भारतीय हरिश्चंद्र को सबसे पहले मातृभाषा पर जो इनके दोहे हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो हम देखेंगे मातृभाषा के प्रति इनका जो प्रेम है हिंदी के प्रति, तो वो उन दोहों को। फिर रुको होते अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोहि दीजे। उसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद, इसमें कामायनी जो इनका महाकाव्य है, इसमें श्रद्धा सर के प्रथम 10 पद हमें पढ़ना है। इसके बाद आंसू के प्रथम 5 पद पढ़ने हैं। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, निराला की वरदे वाणी, वरदे वीणा वादिनी वरदे और तुलसीदास, इसके पद पढ़ने हैं, प्रारंभ के 10 पद। इसके बाद वह तोड़ती पत्थर, एक कविता जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रगतिशील कविता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत की मौन निमंत्रण। सुमित्रानंदन पंत की कविता है मौन निमंत्रण, जो कि रहस्यवादी कविता है। प्रथम रस में या धरती कितना देती है, या धरती कितना देती है, ये सुमित्रानंद पंत ने मनुष्य के उस व्यवहार का वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि प्रकृति जो है, उसका केंद्रीय भाव यही है कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन वह हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो एक बच्चे के माध्यम से, कवि के माध्यम से, कि जिसने पैसा एक सिक्का बोया था, गलत बीज बोया था, तो उसने सोचा था कि जो है पैसे के पेड़ उगेंगे और मैं मोटा सेठ बनूंगा, लेकिन चूंकि बीज ही गलत बोया था, फिर तो कैसे होता। तो फिर उन्होंने जब सेमल के बीज बोए तो खूब सारे सेब हुए और सब ने खाए। तो इस पे यही मुख्य है कि प्रकृति हमारे जो है वो आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं किस प्रकार व्यक्ति प्रकृति से केवल लेने पर तुला हुआ है। वन से केवल वो लकड़ी चाह रहा है, पहाड़ से वो केवल पत्थर चाह रहा है, नदी से केवल वो बिजली बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो लालच है हमारा, वो धीरे धीरे तबाह कर रहा है, इस ग्रह को रहने योग्य नहीं रहने दे रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि महादेव वर्मा, वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो ये यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो ये जो है इसके कुछ महादेवी जी के कुछ काव्य हैं जिनको हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपकी 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट के अंतर्गत ये जो अंतिम यूनिट है, इसमें
हम देखते हैं आ के अंतर्गत छायावादोत्तर कवि, मतलब छायावाद के कवि और हिंदी साहित्य में शोध, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में शोध और छायावादोत्तर कवि, छायावाद के बाद के कवि। इसके बाद हम देखेंगे कि अज्ञेय, नदी के द्वीप, नया कवि, नदी के द्वीप, नया कवि, आत्मस्वीकार, नंदा देवी। उसके बाद है, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक मुरदीप, उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन का हम लोग पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद, और बादल को घिरते देखा है। ये दो महत्वपूर्ण कविताएं। अकाल और उसके बाद की कविता तो इतनी अद्भुत कविता है, आप पढ़ेंगे कि 8 पंक्तियों की कविता है। तो उसमें बंगाल में जो अकाल हुआ था, अकाल होने से अकाल के समय का और अकाल के बाद की स्थिति का, दोनों का नागार्जुन ने इतना मनोहारी वर्णन किया, अद्भुत वर्णन किया है, जो अलौकिक है या कहिए अभूतपूर्व है। ऐसा मिलता नहीं है। केवल 8 लाइनों में उन्होंने जो वर्णन किया है। अकाल और उसके बाद में। इसके बाद हम देखते हैं बादल को घिरते देखा, जो कि नागार्जुन की उस काव्य रचना पर है, जब वो हिमालय में काफ़ी दिन हिमालय में रहे तो वहाँ की प्राकृतिक वातावरण उस पर लिखा है, बादल को घिरते देखा। फिर धर्मवीर भारती का बुआई के गीत, कविता की मौत और दूसरा सप्तक, कविता की मौत और बुआई के गीत ये प्रमुख है। उसका शमशेर बहादुर सिंह की बात बोलेगी हमने, इनको बात का कवि भी कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। वेद खोलेगी बात है, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी कविता है। उसके बाद दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार को हम पढ़ेंगे। इसमें हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो जहाँ भी हो पर आग जलनी चाहिए। तो ये बहुत ही, इनका एक शेर है, बहुत चर्चित है, आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ मत कहो आकाश में का कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और एक आपने पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार में। उसके बाद है तो तय था चिरागा हर घर के लिए, यहाँ मुयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं, किताबें हैं। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, शुक्ल जी का रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि लोक भारती से है। रामचंद्र तिवारी हिंदी गद्य का इतिहास, चतुर्वेदी, रामचंद्र चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, नामवर सिंह का आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये महत्वपूर्ण किताबें हैं। द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये आप देखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ये फोटो ले सकते हैं। ये कुछ किताबें हैं, आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो रेफरेंस बुक के रूप में विश्वविद्यालय रखी है। इसके अलावा तो ये रही पाठ्यक्रम चर्चा कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है आपके पढ़ने के लिए, और आप रेगुलर आएंगे यदि, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे क्लास में आके। देखिए, आभासी पटल आभासी होता है, लेकिन जब हम आमने सामने बैठकर पढ़ते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। उसमें एक प्रश्नोत्तर परंपरा आती है जिसमें डायरेक्ट आप प्रश्न पूछते हैं और हम उसका उत्तर देते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा, और अधिक से अधिक उपस्थिति क्लास में रखिए, जिससे आपका जो स्वर्णिम भविष्य है वो बुना जा सके। तो इसके बाद हम आज जो चर्चा थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे। ये तो हमने पाठ्यक्रम समझ लिया, अब आज हम समझेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। जो आपका ये पाठ्यक्रम है तो सबसे पहले शुरू होता है हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है ना। इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास जो होता है, इति, देखिए हमने रखा है इसका, देखिए आप यहाँ देखिए, देखिए इतिहास क्या है।
इतिहास शब्द के व्युत्पत्ति की बात करें, इति, ह और अस। इति का अर्थ होता है समाप्ति, ह का अर्थ होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जो निश्चित रूप से हुआ है। अब देखिए इतिहास होता है, ऐतिहास हम उसी को कहते हैं, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट हम उसी को कहते हैं, ऐतिहासिक वस्तु उसी को कह सकते हैं जिसका कोई लिखित या कुछ दस्तावेज हमें मिलता हो, कुछ प्रमाण मिलता हो, नहीं तो वो पौराणिक हो जाता है। ऐतिहासिक तभी होगा जब उसका कुछ दस्तावेज हमें मिलेगा। तो इति का अर्थ होता है समाप्ति, इति, ह का मतलब होता है निश्चित और अस माने होना, जिसका निश्चित रूप से अंत हो चुका है वही इतिहास है। अब एक बात तो हो गई कि इतिहास जिसका निश्चित रूप से अंत हो गया वो इतिहास है। तो क्या साहित्य के इतिहास में और सामान्य इतिहास में कोई अंतर होता है? जी हाँ, बिल्कुल अंतर होता है। जो सामान्य इतिहास होता है वह केवल घटनाओं के क्रमबद्ध वर्णन तक सीमित होता है, एक क्रम से वर्णन करने तक ही उसमें मतलब होता है। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य के इतिहास में हम तत्कालीन परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ इत्यादि को भी हम उसमें शामिल करते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक सांप्रदायिक स्थिति कैसी थी, इसकी भी हम बात इसमें करेंगे। तो अगर हम परिभाषा की बात करें कि अतीत की घटनाओं का कालक्रम अनुसार वर्णन और विश्लेषण, ये केवल इतिहास है। तो केवल कालक्रम में केवल विश्लेषण कर देना या कालक्रम में घटनाओं को व्यक्त कर देना मात्र, केवल घटनाओं की क्रोनोलॉजी बता देना हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है। जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें हम तत्कालीन प्रवृत्तियों को भी लेते हैं और उन प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण करते हैं और तब वह साहित्य का इतिहास बनता है। आप देखिए हम जैसे कि ये आपको जो हम आपके सामने है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है सबसे पहला पृष्ठ आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको शुक्ल जी का इतिहास। इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लिखा तो 1929 में गया था, क्योंकि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के नाम से। अब आप देखिए कि 1929 से अब 2026 चल रहा है और लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शुक्ल जी का जो इतिहास है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो स्थापनाएं जो उन्होंने स्थापित की हैं, आज भी वो कट नहीं पा रही हैं या उनका कोई विकल्प आया नहीं। तो शुक्ल जी शायद तब 1929 में जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने प्रासंगिक हैं और आगे भी उतने ही प्रासंगिक बने रहेंगे। तो हम शुक्ल जी के इतिहास को लेते हैं और उसकी पहली पंक्ति लेते हैं जो कि ऐतिहासिक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य के इतिहास को समझने के लिहाज से। आप देखेंगे कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा वैसे बता देते हैं आपको। देखिए इसको देखिए कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आज से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता। ये मुख्य बात है इतिहास के बारे में। आप अगर इस बात को समझ जाएंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ जाएंगे। अब आप देखिए कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये चित्तवृत्ति है क्या? चित्तवृत्ति, चित्त माने मन, वृत्ति माने मन की वृत्ति, मतलब मन कैसे चल रहा है, मन कैसे सोच रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। अब आप देखिए कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, अब ये चित्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? किसी भी देश का साहित्य, केवल भारत का साहित्य नहीं, केवल हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, केवल अंग्रेजी साहित्य का इतिहास नहीं, किसी भी भाषा का इतिहास, किसी भी देश का जो साहित्य का इतिहास है, वह वहाँ की जो आम आदमी है
उसकी जो चित्रवृत्तियां हैं, उसकी जो सोच है, उसी का एक प्रतिबिंब होता है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य का समाज दर्पण इसी अर्थ में होता है कि वहाँ के किसी भी देश का जो साहित्य होता है, वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगर हम किसी देश के साहित्य को पढ़ लें तो हम उससे वहाँ की जनता की आकांक्षाएं, आशाएं, निराशाएं आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखिए, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब देखिए, जब किसी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तो जब चित्रवृत्तियाँ बदलेंगी, वरी करेंगी, चित्रवृत्तियाँ बदलेंगी, तो साहित्य भी बदलेगा। भाई, जब किसी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का ही प्रतिबिंब है, तो जब चित्रवृत्तियाँ बदलेंगी तो उसी के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन आता जाएगा। अब देखिए, आज से, अब शुक्ल जी कहते हैं, आज से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, आज से अंत, प्रारंभ से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों में कैसे कैसे परिवर्तन होता जा रहा है, इसको परखते हुए साहित्य की जो परंपरा है उसके साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई साहित्य कि साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास क्या है, ये यहां से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अब देखिए, अब एक और बात है, शुक्ल जी कहते हैं इसमें, आगे कहते हैं कि जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अब देखिए, सामाजिक स्थिति बदलेगी, राजनीतिक स्थिति बदलेगी और धार्मिक स्थिति बदलेगी, तो चित्रवृत्तियां बदलेंगी, और जब चित्रवृत्तियां बदलेंगी तो साहित्य का इतिहास भी बदलेगा। अब उदाहरण देते हैं, जैसे पहले भारत आजाद था, फिर मुगल शासक आए, तो जब मुगल शासक आए तो धार्मिक परिस्थितियां बदली। तो जैसे जैसे धार्मिक परिस्थितियां बदली तो शुक्ल जी कहते हैं कि भक्तिकाल आया। तो भक्तिकाल आने के पीछे उन्होंने धार्मिक प्रवृत्तियों को कहा कि धार्मिक प्रवृत्तियों के परिवर्तन के कारण चीज़ें बदली। जैसे आदिकाल चल रहा था, तो आदिकाल में राजा जो है वो विलासिता में डूबे हुए थे, वह अपनी प्रशंसा सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही मुगल मुसलमान भारत आए या मुगलों का आधिपत्य भारत में हुआ, वैसे ही शुक्ल जी कहते हैं कि अब वे राजा जो सामंत थे, वे अपनी जो प्रशस्ति है, अपनी जो प्रशंसा है, जो कि वो वीरगाथा काल में सुना करते थे अपने यहाँ भाट कवियों को रखकर, चारणों को रखकर। चारण वो कवि होते थे जो राजा उन्हें अपॉइंट करते थे अपने यहाँ कि तुम मेरी तारीफ करो, और उनका काम होता था उनकी तारीफ करना। तो आदिकाल तक तो चला, लेकिन जब मुगल भारत आए, मुसलमान भारत आए और उन्होंने भारत के राजाओं को लगभग परास्त कर दिया, तो जब रजवाड़ी ही नहीं, राजा ही नहीं रहे, तो कैसे अपनी वीरता सुने, उसे बिना लज्जित हुए कैसे सुन सकते थे। तो वो चीज़, उस परंपरा का अंत हो गया। तो जिन्हें वीरगाथा चल रही थी, वो धार्मिक परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ जैसे ही मुसलमानों का आधिपत्य हुआ, चूँकि धार्मिक परिस्थितियाँ बदली, तो अब आदिकाल, अब जो वीरगाथा काल था वो समाप्त हो गया। अब क्या शुरू हुआ? भक्तिकाल। अब इसके पीछे शुक्ल जी कहते हैं कि भक्तिकाल क्या है, कि जिस हिंदू, उन्होंने लिखा कि जिस हिंदू जनता के सामने उसके मंदिर तोड़े जा रहे थे, उसके पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था, तो वह जनता अपनी प्रशस्ति भी बिना लज्जित हुए कहाँ सुन सकती थी। तो व्यक्ति कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हताश होता है, अपने इस पौरुष से हताश मानव जाति के पास ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो व्यक्ति जब हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जब तक पुरुषार्थ रहता है, जब तक व्यक्ति में साहस रहे, जब तक व्यक्ति में ताकत रहती है, तब तक वो भगवान को याद नहीं करता। आप देखेंगे जैसे ही 60 पार होता है तो ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो जैसे ही
हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जब तक शक्ति रहती तब तक भगवान नहीं याद आते, लेकिन जब हम मुश्किल में जाते हैं तब हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं। कहा भी गया है कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति है कि जब हम दुखी होते हैं, जब परेशान होते हैं, तभी भगवान को याद करते हैं। तो शुक्ल जी भी यही कहा कि चूंकि हम परेशान हो गए थे, अब हमारे अंदर पुरुषार्थ नहीं बचा था, हम मुसलमानों को हरा नहीं सकते थे और वो हमारे सामने हमारे मंदिर तोड़ रहे थे, तो हमें हमारे पास अब ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो ये भक्तिकाल की बात हुई। भक्तिकाल कैसे है? खैर ये एक बात है। तो चित्रवृत्तियाँ जैसे जैसे बदलती हैं, हमने उदाहरण लिया, वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन आता जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो इससे हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। अब देखो, उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो शुक्ल जी का इतिहास, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लगभग कितने वर्षों को समाहित किया है इतिहास को? तो लगभग 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है। सबसे पहले आप देखिए, शुक्ल जी के काल विभाजन में इन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। और विधेयवादी पद्धति की एक प्रमुख विशेषता होती है कि दोहरा नामकरण। अब देखिए, हर कालखंड के दो नाम हैं, आदिकाल और वीरगाथा काल। तो आदिकाल मुख्य रूप से हज़ार प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है और शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम नया दिया। तो आदिकाल और वीरगाथा काल। अब देखिए, संवत, इसमें संवत में दिया हुआ है समय। संवत और ईस्वी में फर्क होता है, आप समझ लीजिए कि संवत 57 वर्ष आगे होता है। जो विक्रमी होता है, संवत होता है, भारतीय है, वह 57 वर्ष आगे चलता है। और ईस्वी होती है वो अंग्रेजों की है, एडी, तो वो क्या होती है, एडी बीसी, तो वो 57 साल पीछे चलती है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हम भारतीय हैं तो हम 57 साल आगे रहते हैं और अंग्रेज हमसे 57 साल पीछे रहते हैं, 57 वर्ष पीछे रहते हैं। इसी में संवत में जब आप 57 घटा देंगे, जैसे 1050 है, तो इसमें जैसे हम 57 घटा देंगे, 57 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 993। तो 993 ईस्वी कह लो या 1050 संवत कह लो, तो ये अब क्लियर हो गया होगा। और 1375 संवत। तो जहाँ संवत लिखा हो या बी लिखा हो, इसको मतलब संवत में बात हो रही है। और जहाँ ई लिखा हो या एडी लिखा हो या बीसी हो, ईस्वी की बात हो रही है। तो ये संवत की बात हो रही है। तो ये ईस्वी से 57 प्लस कर लो आप। अगर आपको ईस्वी में याद करना, संवत में याद करना, संवत में याद कर लो। ईस्वी में पूछे तो 57 घटा लो। 1050 से 1375, ये वीरगाथा काल हो गया इसका समय। उसके बाद वीरगाथा काल या आदिकाल, इसका समय हो गया 1050 से 1375। ये 1050 यानी 993 वह समय है, राजा मुंज का समय है लगभग। तो वहाँ से इन्होंने हिंदी साहित्य का, इसके पहले अपभ्रंश था, तो यहाँ से इन्होंने हिंदी का प्रारंभ माना। आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी तक। उसके बाद पूर्व मध्यकाल और शुक्ल जी ने इसका नाम दिया भक्तिकाल। अब देखिए, आदिकाल में वीरता की प्रधानता थी, रासो काव्य इत्यादि लिखे गए, तो उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल रख दिया। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जो कि इसका समय है 1375 से 1700 विक्रमी, इसमें भक्ति की प्रधानता थी, तो इसका नाम भक्तिकाल रख दिया। 1375 से 1700 ये विक्रमी है, यानी 57 घटाओगे तब ईस्वी आएगी। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में क्या हो गया? उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल। रीतिकाल में रीति काव्य लेखन की परंपरा थी, तो इस आधार पर इसका नाम रीतिकाल रखा गया। और रीति का मतलब क्या होता है? रीति ग्रंथों में क्या होता है कि जैसे कोई लक्षण देना, फिर उसका उदाहरण देना। जैसे अलंकार का कहीं कोई लक्षण दिया गया, उसका उदाहरण दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि एक शब्द फिर बरे अर्थ और ही और, वहाँ यह अलंकार है, बनो कब सिरमौर, इस तरह करके
उदाहरण भी और उसका एक उदाहरण भी और उसकी परिभाषा भी दोनों में करके दिया जाता है। तो ये ऋषि परंपरा से। तो उत्तर मध्यकाल को ऋतुकाल कहा गया। इसका समय अब 1700 से 1900 विक्रमी तक। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी गद्य का प्रारंभ। इसके पहले गद्य का प्रारंभ नहीं हुआ था। तो गद्य का प्रारंभ इसी समय से हुआ, आधुनिक काल से ही, इसलिए इसको गद्य काल नाम भी दिया गया। और इसका समय संवत 1900 से अब तक 1984 या अब तक कहिए, अब तक जो है गद्य काल ही चल रहा है। अब आप एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि जो गद्य का प्रारंभ है वो आधुनिक काल से ही क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं? एक प्रश्न है, बहुत चिंतनीय है। ऐसा क्यों हुआ कि आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ वह आधुनिक काल में ही गद्य का प्रारंभ हुआ? उससे पहले काव्य नहीं चलता था, गद्य क्यों नहीं चलता था? आप देखिए, इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो देखिए प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आधुनिक काल में हुई थी। तो जब तक प्रेस नहीं होगा, छपाई की प्रारंभ नहीं होगी, तब तक गद्य को संरक्षित करके नहीं रख सकते। काव्य को तो हम कंठस्थ करके रख सकते हैं, याद करके रख सकते हैं कविता को, लेकिन गद्य को याद करके नहीं रख सकते। उसके लिए प्रेस का होना अनिवार्य है, छपाई का होना अनिवार्य है। तो चूंकि छापे खाने का आविष्कार बहुत बाद में हुआ, आधुनिक काल में हुआ, इसीलिए गद्य की परंपरा या गद्य का प्रारंभ, लेखन का प्रारंभ भी बाद में यानी आधुनिक काल में ही हुआ। और इसके पितामह रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी में विभिन्न विधाओं, नई विधाओं का प्रारंभ यहीं से होता है, भारतेंदु से। तो आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, DPBS कॉलेज अनूपसर बुलंदशहर, आप सबसे विदा लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों,